जितने बंधु आज इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए हैं, मुझको देख रहे हैं, उन सबको आज स्वागत करता हूं। मैं आचार्य रंगनाथ दिवाकर जहानाबाद से आपके साथ जुड़ रहा हूं और इस एक महत्वपूर्ण विषय पर भारतीय इतिहास की गौरव गाथा, इस विषय पर हम आज आपसे आमने सामने चर्चा कर रहे हैं। एक बात प्रारंभ करने के पहले समझनी चाहिए हमें कि भारत जो देश हमारा है यह 1947 का नहीं है, यह 1000 साल का नहीं है, यह 2000 साल का नहीं है। यह भारतवर्ष जो पहले आर्यावर्त कहलाता था, सदियों से है, अति प्राचीन है। विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अब गड़बड़ी क्या हुई कि तथाकथित सेक्युलरवादी जो विद्वान हुए, इन्होंने इसकी व्याख्या की कि जो समुद्र से उत्तर में है और हिमालय से दक्षिण में है, उस क्षेत्र को भारतवर्ष कहते हैं। बस यही गड़बड़ी हो गई। उत्तरम यद समुद्रस्य संस्कृत का षष्ठी तत्पुरुष है। इसका मतलब समुद्र के साथ उत्तर में जो है, समुद्र भी उसमें सम्मिलित है। जैसे रामस्य गावः, राम की गाय, तो गाय राम के साथ सम्मिलित है, इसलिए रामस्य गावः, राम भी है और गाय भी है। उसी प्रकार उत्तरम यद समुद्रस्य कहने का अर्थ है समुद्र भी है और उत्तर में जो अवस्थित है वह भी है। उसी प्रकार हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, हिमाद्री को छोड़ करके नहीं, हिमाद्री समेत हिमाद्री से दक्षिण का क्षेत्र, इसको भारतवर्ष कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दक्षिण समुद्र, जिसको आज हिंद महासागर कहते हैं, वह अरब सागर और बंग सागर, सागर के समेत दक्षिण का प्रदेश, उत्तर का प्रदेश, सागर से उत्तर का प्रदेश, और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के समेत हिमालय से दक्षिण का क्षेत्र, यह भारतवर्ष है। अब इसमें पूर्व से पश्चिम तक की सीमा नहीं निर्धारित की गई, उत्तर से दक्षिण तो निर्धारित की गई, लेकिन पूर्व से पश्चिम की सीमा निर्धारित नहीं की गई। अब निर्धारण की अवस्था देखिए क्या है। जरा आपको ले चलता हूं प्रयागराज। प्रयागराज में जो किला है उसमें एक प्रस्तर स्तंभ है, जिसको अशोक स्तंभ कहते हैं वर्तमान काल में। उस स्तंभ पर एक स्तंभ लेख है समुद्रगुप्त के गवर्नर हरिसेन का, वो संस्कृत में है। उसको यदि आप संस्कृत न जानते हैं तो जा करके उस संस्कृत को किसी संस्कृत के विद्वान के साथ जाके पढ़िए। उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। समुद्रगुप्त का विजय अभियान लिखा हुआ है, देश का प्रभाग लिखा हुआ है। कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। समतट दवाक कामरूप नेपाल कर त्रिपुरादि भी, नेपाल भी उसमें है, समतट है, दवाक है, कामरूप है आदि। पुनः महाकांतारक, व्याघ्रराज, कैरलक, मंटराज, पैष्टपुरक, महेंद्रगिरी, कौटुरक, स्वामीदत्त, एरंडपल्ल, दमनक, कांचीयक, विष्णुगोप, अब मुक्तक, नीलराज, वैंगीयक, हस्तिवर्म आदि आदि। तो ये दक्षिण भारत के जसपुर से लेकर के दक्षिण भारत के चोल डायनेस्टी तक, तत्काल चोल डायनेस्टी कहलाता था, आज उसको हम तिरुवनंतपुरम से संबोधित कर सकते हैं, पांड्य राजाओं के क्षेत्र तक, चोल भी और पांड्य भी राजाओं के क्षेत्र तक। फिर पूरब में चलिए वलय पंडुरु, तलई तक्कोलम, मादमालिंगम, मानईक बारम, सौमित्र देशम आदि आदि।
अब मानैकवारम अंडमान निकोबार, तलई तक्कोलम तक्कोला, वलई पंडुरु पंडारक, ऐसे सारे क्षेत्रों का नाम उसमें है। अब इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्व में इंडोनेशिया से लेकर पश्चिम में, और बड़ी सारी प्रशस्ति मैं आपको नहीं सुनाने बैठा हूं, प्रयाग प्रशस्ति समूचा सुनाने नहीं बैठा हूं, मैं उसका उदाहरण केवल आपको दिया। पूर्व में इंडोनेशिया से लेकर पश्चिम में संपूर्ण अफगानिस्तान, लगभग वोल्गा नदी तक, रूस के वोल्गा नदी तक, ये संपूर्ण भारतवर्ष था। कालांतर में 17वीं शताब्दी से लेकर के 1947 ईस्वी तक भारत के विभाजन होते गए। अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, बर्मा अलग हुआ, इंडोनेशिया अलग हुआ, आदि आदि। अब जरा सा आपको ले चलते हैं एक जगह पर। समीकरण, बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में एक कथा है। नोआ नाम का एक राजा हुआ और उस राजा को प्रलय देखने की इच्छा हुई, तो जेसस ने कृपा करके उसको प्रलय दिखलाया और बाद में उसने समुद्र में प्रलय देखा और देखने के बाद उसने आल्पस माउंटेन सीरीज में ला करके अपने नाव को बांधा। उसके दो बेटे हुए, एक का नाम उत्तन पिस्टिम, एक का नाम जीवशूद्र। क्या यह कथा हमारे मनु से सम्मिलित नहीं है, मनु से समीकृत नहीं है? मनु को भगवान ने प्रलय दिखलाया और उसके बाद उसने हिमालय में अपनी नाव को बांधा और मनु के दो बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। यह उत्तन पिस्टिम उत्तानपाद का लिंग्विस्टिक समीकरण नहीं है? उसी प्रकार पारसियों के धर्म ग्रंथ में दो महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ हैं, अहुर मज्द, जिंदावेस्ता। उनके वर्ण में, वर्णमाला में दंत सा का प्रयोग नहीं होता है। क्या यह अहुर मज्द असुर महत नहीं है? पुनः आपको लाता हूं। मध्य पूर्व में जॉर्डन, सीरिया, इराक आदि देश हैं आज। तब जिस समय सभ्यताओं का विकास हुआ था, मुख्य रूप से इस दुनिया में जितनी सभ्यताएं थीं उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मैसिडोनियन सिविलाइजेशन, ग्रीस की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, रोम की सभ्यता, ये प्रमुख सभ्यताएं हुआ करती थी। अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के क्षेत्र में जो देश हुए उसमें सीरिया, असीरिया, निनेवे, मेम्फिस आदि आदि नगर राज्य हुआ करते थे। अब जरा सा देखिए, असीरिया का एक राजा हुआ, उसका नाम था असुरबनिपाल, वहां असुर राज्य था। उसी प्रकार बेबीलोन की घाटी में आज भी सूसा के खंडहर में बेबीलोन के राजा हम्मुराबी को सूर्य देवता समास से संविधान लेते हुए दिखलाया गया है। क्या यह भारतीय पद्धतियों का अवलोकन नहीं है? क्या यह हमारे देवासुर संग्राम का याद नहीं दिलाता है? चलिए आगे मैं आपको बतलाऊं। मैक्सिको में खुदाई के दौरान गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां पाई गई हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में। स्पेन में हजारों वर्ष पुराना विष्णु की प्रतिमा अंकित है मंदिरों में। चीन में एक क्षेत्र है, औद्योगिक शहर है, उसका नाम है च्वांजो, जो लगा हुआ है समुद्र की सीमा से, चीन सागर की सीमा से। वहां 1000 वर्ष पूर्व के हिंदू मंदिरों के खंडहर आज भी हैं, जो कुबले खां और चंगेज खां के द्वारा ध्वस्त किया गया था। चीन में उस काल में चीन को प्रागज्योतिष कहा जाता था। इसकी यह प्रतिमा 500 से 700 बीसी की है। प्राचीन काल में जिस समय आर्यावर्त हुआ करता था, हमारे पुराणों में इसी चीन को हरिवर्ष, भद्रास्प और किम पुरुष प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चलिए, रूस में
वोल्गा प्रांत के स्ताराया मायना नाम का एक गांव है, जहां से खुदाई में 7वीं शताब्दी की एक मंदिर मिला है, एक मूर्ति मिला है। उस मूर्ति में सिक्के भी मिले हैं, अंगूठियां भी मिली हैं, पदक भी मिले हैं और शस्त्र भी मिले हैं। यह मूर्ति भगवान विष्णु की है और आज भी 2007 ईस्वी में जो हुआ है खुदाई, उसमें प्राप्त हुआ है और आज भी यह संग्रहालय में सुरक्षित है। आर्कियोलॉजिस्ट वहां डॉक्टर कोजविनका ने बताया कि यह गांव पहले एक शहर हुआ करता था, स्ताराया मायना, जो 4वीं शताब्दी में एक विशाल नगर हुआ करता था। चलिए आगे बढ़िए। अमेरिकन आइलैंड में, अमेरिकी प्रायद्वीप में पेरू और चिली के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर आज भी विरोचन, सूर्य, चंद्रमा और नाग के निशान मिलते हैं, आज भी। चलिए आगे बढ़िए। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के मुस्लिम कंट्री है, हाँ 100% मुस्लिम देश है, परंतु वहां जो राजा हुआ करता था उसका नाम सुकर्णो, उसका नाम सुहार्तो, उसकी बेटी का नाम मेघावती सुकर्णो पुत्री, और उसके इंडोनेशिया के एयरलाइंस का नाम है गरुड़ एयरलाइंस। आज भी इंडोनेशिया के बाली द्वीप में सारा भारत जानता है, रामायण की कथा का चित्रण होता है 1 महीना के लिए सावन महीने में। आप चीनी अभिलेखों में भी देख सकते हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर श्रीमान सत्यकेतु विद्यालंकार की किताब है प्राचीन भारतीय संस्कृति, उसको पढ़िए, उसमें पुरातात्विक प्रमाण है। बाली द्वीप में, बाली प्रांत में एक गुफा है, जिस गुफा में 3 शिवलिंग आज भी मिला है। आगे बढ़िए। जिसको बर्मा कहते हैं, जिसको आज म्यांमार कह रहे हैं, पहले ब्रह्मदेश कहा जाता था। शेष साई विष्णु की उतनी बड़ी प्रतिमा संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं नहीं है। जर्मनी में, जो आज भी अपने को आर्य कहता है इतिहास की दृष्टि से, कार्बन 40 विधि से प्रमाणित 40,000 वर्ष पुरानी नरसिंह की प्रतिमा मिली है। 1939 ईस्वी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे में खुदाई हुई। कहां खुदाई हुई? होहलस्टैन स्टैडल में, जो जर्मनी की घाटी में है। 2015 से वो आज भी जर्मनी के म्यूजियम में रखा हुआ है। वहां द्वितीय विश्व युद्ध में वह नष्ट हो गया था, आज भी वह भगवान की मूर्ति वहां रखी हुई है। कंबोडिया, आइए कंबोडिया में, जिसको कंबुज कहते थे, भारत से ताम्रलिप्ति बंदरगाह से कौंडिन्य प्रथम नाम का एक ब्राह्मण गया, 4वीं शताब्दी में कौंडिन्य द्वितीय नाम का एक ब्राह्मण गया और उसने वहां कंबुज राजवंश की स्थापना करवाई। और उस कंबुज राजवंश का राजा सूर्यवर्मन प्रथम हुआ, जयेंद्र वर्मन प्रथम हुआ। 1112 ईस्वी से 1153 ईस्वी तक सूर्यवर्मन द्वितीय नाम का एक राजा हुआ, जिसने अंकोर वाट नाम का विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर बनवाया। आज भी वो मंदिर वहां उदाहरण है। और प्राचीन आश्चर्यजनक 7 आश्चर्यजनक स्थापत्यों में उसको माना जाता था। चलिए वियतनाम, जिसको पहले चंपा कहा जाता था, आज भी वियतनाम में चम जाति रहती है। आप उस चम का समीकरण आज भी कर सकते हैं। कर्नाटक में एक जिला है, जिस जिला का नाम है चामराजनगर, और उस चामराजनगर से वहीं चामराज की स्थापना हुई थी। यहां से वहां लोग गए थे। चम जाति के नाम पर ही वियतनाम का चंपा पड़ा था नाम। और 1825 ईस्वी में इस चामराज नाम का श्री भद्रवर्मन नाम का राजा हुआ, उसका अंत हुआ था। आज भी वहां चम नाम की जाति अल्पसंख्यक रूप में विद्यमान है। अधिकतर चम जातियां वहां इस्लाम धर्म कबूल कर चुकी। मलेशिया, जिसको मलायू कहा जाता था,
जिसको शिलालेख में मलय पंडुरु भी कहा गया है। मलय नाम का भी देश था। ये 1957 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ है। इसके बुजांग घाटी में और मरबाक के समुद्री किनारे आज भी हिंदू मंदिर, विशाल मंदिर है जिसका नाम है बटुकेश्वर मंदिर, और वो बाटू घाटी के पर्वत पर है। 276 सीढ़ियां आज भी मौजूद है। उस घाटी के नीचे हनुमान की विशाल प्रतिमा का मंदिर आज भी मौजूद है। सिंगापुर 14वीं शताब्दी में सुमात्रा के पालेमबंग का राजपुत्र सिंहनील, जिसको चीनी साहित्य ने संगनील कहा, सिंहनील सिंहपुर, जो वास्तव में सिंह वंश का था, उसने सिंहपुर नाम का नगर बसाया जिसको आज सिंगापुर कहते हैं। थाईलैंड के यूरीराम प्रांत में खैरात के दक्षिण पूर्व कंबोडिया की सीमा पर 40 किलोमीटर दूर 340 मीटर की ऊंचाई पर शिव और विष्णु की अति सुंदर प्रतिमा आज भी मौजूद है। अब बताइए, इतने उदाहरण मैंने पुरातात्विक प्रमाण के रूप में दिए हैं, केवल अभिलेख नहीं, केवल लेख नहीं। आइए, आज भी मानसेहरा और शहबाजगढ़ी जो अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान की राजधानी कंदहार से 75 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, वहां अशोक के चतुर्दश शिलालेख मौजूद हैं। और बामयान की घाटी में बुद्ध की मूर्तियां थीं जिसको तालिबानों ने ध्वस्त कर दिया। ये बहुत दिन पहले की घटना नहीं है, केवल 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक की घटना है। तमिलनाडु से प्राप्त लाइडन से ताम्रपत्र लेख मिले हैं जिसमें चोल राज्य का शैलेंद्र वर्मन और चित्रवर्मन, इन दोनों का जो पिता पुत्र थे, उनका बाली द्वीप पर विजय और सुमात्रा पर विजय स्पष्ट अभिलेख में दिखाया गया है। अब एक दूसरी बात बताता हूं, इसको समझा जाए। भगवान श्री राम बहुत दिन नहीं हुआ, पुरातात्विक प्रमाण है 7500 वर्ष यह जो भारत की समुद्र अध्ययन करने वाली जो विश्वविद्यालय में है, विश्वविद्यालय है गोवा में, उसने यह रिसर्च किया है 7500 वर्ष पूर्व आज से राम सेतु के बारे में बताया है कि उस समय ये जल, जो समुद्र का जल अभी दिखाई दे रहा है, वहां से 32 फीट नीचे हुआ करता था, और राम सेतु यही है। दूसरा, भगवान श्री राम का वनवास मार्ग अयोध्या से तमसा, श्रृंगबेरपुर जिसको आज सिंगरौर कहते हैं, इलाहाबाद से 25 किलोमीटर पर है। प्रयाग, चित्रकूट, सतना, रामटेक, पंचवटी में भगवान राम चित्रकूट में भी रहे और पंचवटी में भी रहे। सीताहरण के बाद पंचवटी से माटुंगा गए, जिसको आज मुंबई में माटुंगा कहा जाता है, वो मातंग ऋषि का क्षेत्र है। मातंग ऋषि वहां हुआ करते थे, और माटुंगा स्टेशन से आज भी 10 किलोमीटर की दूरी पर सबरीगिरी नाम का एक पहाड़ है, वहां सबरी हुआ करती थी। वहां से तुलजापुर गए, तुलजापुर से सुरेबन गए, सुरेबन से कोपल गए, कोपल से हम्पी, जिसको ऋष्यमुख पर्वत के नाम से जाना जाता था, और हम्पी से किष्किंधा 31 किलोमीटर की दूरी पर है। किष्किंधा से तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली से रामनाथपुरम, रामेश्वरम और फिर श्रीलंका। ये भगवान श्री राम का वनवास मार्ग है। आप देखिए, आज गूगल खोलिए, गूगल से नासिक से लंका को आप की दूरी आप तय कीजिए, लंका की राजधानी की ओर तय कीजिए। देखिए, सीधा गूगल एक मार्ग बताता है कि नहीं, आकाश मार्ग। नासिक से हम्पी, हम्पी से लेपाक्षी तमिलनाडु में, लिपाक्षी से श्रीलंका, यह सीधा सबसे कम दूरी का मार्ग है, यह गूगल मैप बता रहा है। अब लिपाक्षी, जहां जटायु के साथ युद्ध हुआ था रावण का, पक्षी शब्द का स्पष्ट अर्थ है। हम्पी कर्नाटक में है, जिसको हम ऋषिमुख पर्वत कह रहे हैं, जहां सुग्रीव को सीता ने गिराया था अपना गहना।
ये गूगल मैप बता रहा है, ये पूरा तात्विक प्रमाण है। क्या साबित करता है? भारतवर्ष संपूर्ण इंडोनेशिया से, जिसको तब जबद्वीप कहा जाता था, जबद्वीप से लेकर के अफगानिस्तान पार करके और वोल्गा नदी तक, रूस की खुदाई वोल्गा प्रांत में हुई है, जिसकी चर्चा मैंने की, वहां मिले हैं विष्णु मूर्ति। स्पष्ट है कि इस संपूर्ण क्षेत्र में, संपूर्ण एशिया और यूरोप के क्षेत्र में निश्चित रूप से भारतीय देवी देवताओं का मिलना यह बतलाता है, खुदाई के दरमियान मिलना यह बतलाता है कि भारतवर्ष इतना विस्तृत हुआ करता था राजनीतिक दृष्टिकोण से। तब मैं एक प्रश्न करता हूं, जो विद्वान तथा कथित साम्यवादी, समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष विद्वान बताते हैं कि आर्य भारत में बाहर से आए, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि आर्य जिस समय भारत में आए बाहर से, आपके हिसाब से, मैं तो नहीं कहता हूं बाहर से आए, उस समय भारत की राजनीतिक सीमा पूरब से पश्चिम तक कहां से कहां तक थी? इसका प्रमाण बताइए। क्या अफगानिस्तान 18वीं सदी में अलग नहीं हुआ भारत से? क्या 1931 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग नहीं हुआ? क्या 1947 ईस्वी में पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से अलग नहीं हुआ? स्पष्ट है कि इसी प्रकार समुद्रगुप्त के काल में इंडोनेशिया से लेकर के ये भूमध्य सागर तक भारत हुआ करता था, भारतवर्ष हुआ करता था। और गुजरात के मवाना क्षेत्र में खुदाई हुई है, जिससे तत्कालीन अलेक्जेंद्रिया का सिक्का मिला है, और यहां का सिक्का पणी नामक व्यापारियों के द्वारा, जो वहां व्यापार किया जाता था भूमध्य सागर में, वहां प्राप्त हुआ है। यह सब तो पुरातात्विक प्रमाण है। अब आइए, केवल यह व्यवस्था नहीं है कि हम यहां से वहां तक थे, एक राजनीतिक परिदृश्य आप देखिए। निश्चित रूप से आज से 2,500-3 हजार पहले भारत की राजनीतिक स्थिति थी। 16 महाजनपद हुआ करते थे, 28 जनपद हुआ करते थे। ये सारे जनपद भारतीय प्रदेश में थे, काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, कौशांबी आदि आदि, मैं गिनाने नहीं बैठा हूं। पाटलिपुत्र, कभी राजगृह, कभी हस्तिनापुर भारत की राजधानी हुआ करती थी। सारा भारतवर्ष एक हुआ करता था। यदि बीच में कभी केंद्रीय राजा यदि कमजोर हुए तो क्षत्रप स्वतंत्र होते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते थे। गवर्नर स्वतंत्र होते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते थे। लेकिन अशोक मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एक किया, और केवल राजनीतिक तलवार के बल पर एक नहीं किया, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक किया। श्रीलंका में संघमित्रा और बेटा महेंद्र को उन्होंने धर्म प्रचार के लिए भेजा, चीन में धर्म प्रचार के लिए भेजा। चीनी यात्री भारत आते थे पढ़ने के लिए। भारत का नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कांची विश्वविद्यालय, कांची के क्षेत्र का विश्वविद्यालय, मद्रास से दक्षिण है, ये सारे विश्वविद्यालय तत्कालीन विश्व के शिक्षा के अति उत्कृष्ट केंद्र हुआ करते थे। और शिक्षा केवल धार्मिक नहीं, शिक्षा चिकित्सीय भी, शिक्षा राजनीतिक भी, शिक्षा राज परिवार को भी दीक्षित करती थी। कैसे तंत्र चले, राजतंत्र चले, ये चाणक्य की मंडल थ्योरी पढ़िए, पता चल जाएगा। कितना बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय ध्वस्त हुआ, जिस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, उस समय से बरसात के बाद अगले 6 महीने तक, अगहन महीने में भी धुआं निकल रहा था। तीन इसके पुस्तकालय हुआ करते थे, रत्नोदधि, रत्नरंजक और रत्नसागर।
ये ह्वेनसांग ने वर्णन किया है। और ये इन पुस्तकालयों में 10,000 से ज्यादा पुस्तकें हुआ करती थी। कितनी पुस्तकें थी कि बरसात बीतने के बाद भी वहां से खंडहर से धुआं निकल रहा था, इतना उत्कृष्ट था विश्वविद्यालय। ह्वेनसांग, इत्सिंग, फाहियान चीनी यात्री भारत आया था पढ़ने, और उसने वर्णन किया है, हमारी व्यवस्था इतनी उत्कृष्ट थी, उसने वर्णन किया है कि घरों में लोग ताले नहीं लगाते हैं और घर के बाहर बिना दरवाजा लगाए सोते हैं, चोरियां नहीं होती। यह उसने वर्णन किया है। आइए एक दूसरा क्षेत्र देखते हैं, आर्थिक समृद्धि का क्षेत्र। चाणक्य का कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़िए, है तो वह राजनीति की पुस्तक, लेकिन नाम है उसका अर्थशास्त्र। संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था उसमें वर्णित है। और मौर्य वंश में भारत इतना उत्कृष्ट था आर्थिक दृष्टिकोण से कि कलकत्ता से लेकर के पेशावर तक, जिसको उस समय पुरुषपुर कहा जाता था, कहीं कहीं पुष्पपुर भी कहा गया है, कलकत्ता से लेकर पेशावर तक जो रोड बना, जिसको बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड कह दिया गया, इतिहासकारों ने, ये धर्मनिरपेक्ष इतिहासकारों ने, मुस्लिम इतिहासकारों ने, वैदेशिक इतिहासकारों ने उसको शेरशाह सूरी मार्ग बता दिया, कहा कि शेरशाह ने बनाया। वास्तव में उस मार्ग को अशोक मौर्य ने बनवाया था। और इसका उदाहरण मैं देता हूं, मिसेज रीच डेविड्स की पुस्तक में वर्णित है कि कौशाम्बी तक कलकत्ता से, उसने अशोक के काल की बात बताई है, मौर्य वंश की बात बताई है कि मौर्य वंश में यह मार्ग कहां से कहां तक जाता था। तो कलकत्ता से कौशाम्बी तक यह मार्ग जाता था, उसने लिखा है मिसेज रीच डेविड्स ने। और कौशाम्बी से वह मार्ग 3 भागों में विभक्त होता था। एक मार्ग भरुकच्छ बंदरगाह की ओर जाता था, वहां से जल मार्ग से व्यापारी जाते थे। दूसरा मार्ग हिंदुकुश पर्वतमाला को पार कर वोल्गा प्रांत की ओर जाता था, साइबेरिया की ओर जाता था, गलत मैं कह रहा हूं, साइबेरिया की ओर जाता था। और तीसरा पेशावर से होते हुए पुनः वह उस मार्ग से मिल जाता था जो मार्ग अलक्ष्यंद्रिया तक जाता था। अब यह स्पष्ट है कि कलकत्ता से पेशावर तक जो मार्ग बनाया, जिस अशोक मौर्य ने, उसको मौर्य पथ नहीं कह करके हमको हीन भावना से प्रेरित होने के लिए छोड़कर अंग्रेजों ने, वैदेशिक इतिहासकारों ने बतलाया कि वह मार्ग शेरशाह ने बनवाया। अरे शेरशाह तो 4 साल शासन किया, जिसमें लगातार 5 लड़ाइयां लड़ी, उसको ये इतना बड़ा मार्ग बनाने की फुर्सत कहां थी। हां, यह बात मैं मान सकता हूं कि जहां जहां उसको आक्रमण करना था, लड़ाइयां लड़नी थी, वहां वहां उसने उस टूटे हुए मार्ग की मरम्मत करवाई होगी, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। परंतु यह पथ मौर्य पथ ही था। दूसरी बात, मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में क्षत्रपों ने अपना अधिकार अलग अलग जगहों पर किया, एकीकृत भारत नहीं रहा, यह बात सही है। परंतु आज आप जिसे मुंबई में खंडाला कहते हैं, उस खंडाला में पर्वत का नाम है कारले पर्वत। वहां एक गुफा है जिस गुफा का नाम है कारले केव। वहां एक देवी का मंदिर है जिसका नाम है एकवीरा देवी। लेकिन उसी के प्रांगण में एक प्रस्तर स्तंभ है। उस स्तंभ पर अशोक मौर्य का अभिलेख है, जो 7वां स्तंभ अभिलेख है। और उसके साथ वासिष्ठी पुत्र पुलमावी और गौतमी पुत्र सातकर्णी का अभिलेख खुदा हुआ है वहीं पर, उसी एकवीरा देवी जिसको आप खंडाला कहते हैं। उसको पढ़िए, वो बतलाता है कि मौर्य वंश का शासन, अशोक मौर्य का शासन यहां तक था और उस समय इतना उत्कृष्ट था, इतना समृद्ध था कि वहां तक की व्यवस्था थी। भारत में उस काल में नहरों का निर्माण किया गया था, जिसका अभिलेख में वर्णन है। वहां समुद्रगुप्त ने बतलाया है, समुद्रगुप्त के काल में यह बतलाया, वासिष्ठी पुलमावी ने बतलाया है कि पलासिनीयम सिक्ता विलासिनी, पलासिनी और सिक्ता 2 नाम की जो नदियां थीं, उसे नहरें निकाली गई। श्रियम अभिमत भोग्याम नैक कालापनीताम आदि आदि। उसको पढ़ा जाए, स्पष्ट भारत की समृद्धि का पता चलेगा, भारतीय इतिहास कितना मजबूत था।
भारत में, भारतीय इतिहास में भारत कितना समृद्ध था। आइए, गुप्त काल में समुद्रगुप्त के शासन काल में 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के मिले हैं, जिसमें से वे सिक्के शुद्ध सोने के हैं। बाद में उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसने शकों को पराजित किया, जिसने हूणों को पराजित किया, जिसने सुंगनु नामक जाति को पराजित किया और भारत का एकीकरण किया, पाटलिपुत्र राजधानी थी, उसके काल में 16 प्रकार के स्वर्ण सिक्के हुआ करते थे। तो भारत इतना समृद्ध था कि सोने के सिक्के चलाए जाते थे। यह समृद्धि थी हमारी यह समृद्धि हर्षवर्धन तक कायम रही। बाद में गड़बड़ी क्या हुई कि ये जो परकीय आक्रांता हमारे यहां आए, चाहे ये मुस्लिम हो चाहे दूसरे धर्म को मानने वाले हो, उसमें से मुख्य रूप से चंगेज खां आया, उसके बाद बख्तियार खिलजी आया, गुलाम वंश का शासन हुआ, तुगलक वंश का शासन हुआ। इन लोगों ने हमारी भारतीय मान्यताओं को ठेस पहुंचाई और इस काल में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था नहीं रही। और नहीं रहने का प्रधान कारण भारत के कुछ वैसे राजा जिन लोगों ने स्वयं को आगे बढ़ाने के फेर में विदेशियों की सहायता की। यह थोड़ा सा काला अध्याय हमारा मुगल वंश का, तुगलक वंश का और गुलाम वंश का के शासन काल का है। मोहम्मद गोरी के ही इतिहास में, जिसने पृथ्वीराज चौहान को कितना डेवलप था, कितना विकसित था, इसको आप कल्पना कीजिए कि पृथ्वीराज चौहान शब्दवेधी बाण मारना जानते थे, जिन्होंने उसको मारा था उसके क्षेत्र में गजनवी जाकर के। अब एक दूसरी बात, इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भारत का इतिहास इतना मजबूत रहा कि आज भी 1921 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में जो खुदाई हुई, उस खुदाई के बाद भी मद्रास विश्वविद्यालय के इतिहास के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर के सुंदराजन के नेतृत्व में खुदाई की गई और लुप्त हुई सरस्वती नदी, उसको अध्ययन किया गया, लुप्त हुई सरस्वती नदी का मार्ग निकाला गया। तो हम जो गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती कहते हैं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मिला। एक और बात, आज आप चले जाइए गुजरात में, जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नुदड़ो की जो अवशेष मिले हैं, वो स्पष्ट है कि वो किसी आक्रमण से, आर्यों के आक्रमण से ध्वस्त नहीं हुए थे। हो सकता है कि इसी प्रकार की कोरोना नाम की महामारी हुई हो जिसमें सब मारे गए हों, क्योंकि मकान तो जस के तस हैं, आज भी ध्वस्त नहीं किए गए हैं, खुदाई से मिल रही है। तीसरी बात, हम आज जिस समृद्धि में हैं, जिस व्यवस्था में हैं, उसमें आप देखिए 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ, 1949 ईस्वी में चीन स्वतंत्र हुआ। यदि वास्तव में भारत हमारा प्राचीन अवस्था की नींव पर, भारतीयता की नींव पर बढ़ा हुआ होता, तो आज चीन की मुद्रा हमारी मुद्रा से मजबूत न होती। यदि हमारी मानसिकता परकीय आक्रांताओं की मानसिकता न होती। एक बड़ी मजबूत बात कहकर मैं इसका समापन करूंगा। जर्मनी के विश्वविद्यालय में शोध किया गया और यह बताया गया कि गर्भ में गर्भस्थ शिशु सीख सकता है मां को सीखने के कारण। ये हमारे यहां अभिमन्यु गर्भ में सीखा था। दूसरी बात, कंसीव्ड प्रेगनेंसी का ट्रांसप्लांटेशन, श्रीमद् भागवत। एक और बड़ी मजबूत बात बताता हूं आपको। आज परमाणुवाद का जनक कहा जाता है हमारे जर्मनी वैज्ञानिक को, एवोगेड्रो को, बर्जिलियस को, आदि आदि को।
हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 11वें अध्याय में आज भी लिखा हुआ है, अणुर्द्वौ परमाणु स्यात् त्रसरेणुः त्रयः स्मृतः। एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। ये केवल एवोगैड्रो का परमाणुवाद नहीं है, एवोगैड्रो की परमाणु संरचना का सिद्धांत नहीं है। तो कंसीव्ड प्रेगनेंसी का ट्रांसप्लांटेशन, संकर्षण और परमाणुवाद, ये सारे हमारे धर्मशास्त्रों में हैं और जर्मनों ने पढ़ा, उससे उदाहरण लिया और उसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहने लगे। आज भी जिस समय संपूर्ण दुनिया यह नहीं जानती थी कि शून्य किसे कहते हैं, हमारे आर्यभट्ट ने संपूर्ण दुनिया को शून्य का सिद्धांत दिया। हमारे मैथमेटिशियन भास्कराचार्य ने पुस्तक लिख दी लीलावती, पंचांशोलिकुलात् कदम्ब मगमत त्रयंसः त्रिम धर्मतयोर विश्लेषस्त्र गुणो मृगाक्षि कुटजम दोलायमानो परः कांते केतक मालती परिमल प्राप्तैक कालक्रिया दूत हूतैतस्ततः भ्रमतिखे भृंगोली संख्याम बद। कितनी भृंगों की संख्या है बताओ? ये लीलावती पुस्तक आज भी उपलब्ध है। कणाद परमाणुवाद के जनक, ये स्थिति हमारे यहां बाराहमीर की वेधशाला, जिसने खगोल शास्त्र को बनाया, आर्यभट्ट की वेधशाला अभी इस जहानाबाद से 20 किलोमीटर उत्तर, लगभग 19 किलोमीटर पर तारेगणा स्टेशन, इसका नाम ही पड़ा तारेगणा स्टेशन, तारों की गिनती जहां होती हो, और पटना के पास खगोल स्टेशन। खा माने होता ही है आसमान, आकाश गोल है, खा माने नक्षत्र भी होता है, नक्षत्रों की संरचना आकाश गोल है, मैंने उस आधार पर बना। मैं नाम का परिभाषा दिया। आर्यभट्ट की वेधशाला यहां थी। कुछ वर्ष पूर्व जब सूर्य ग्रहण लगने वाला था तो बहुत सारे वैज्ञानिक यहां अध्ययन करने आए थे, डायरेक्ट यहां से दिखाई देता था। उसी प्रकार उज्जैन में बाराहमीर की वेधशाला थी, जिसने साइडेरियल सिस्टम का विकास किया और ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया। सूर्य के गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं, उनका क्या असर हमारे पास पड़ता है। गड़बड़ी कहां हुई? गड़बड़ी वहां हुई कि जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ा, उन लोगों ने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा, और जिन लोगों ने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ा, उन लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं पढ़ा, उन लोगों ने बाराहमीर को नहीं पढ़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में काल गणना का समूचा अध्याय है। उस अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि 1 सेकंड का कितना विभाजन हो सकता है। 1,86,000 परमाणुओं के एक पुंज को सूर्य के प्रकाश की किरण को पार करने में जितना समय लगता है, उसको सेकंड कहते हैं। बताइए, इतना बड़ा शोध हमारे यहां है और हम अपनी व्यवस्थाओं से वंचित हैं। क्यों वंचित हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो शासक हुए हमारे यहां, उन लोगों ने न तो हमारी आर्थिक समृद्धि को पढ़ाया प्राचीन भारत की, न प्राचीन भारत के इतिहास के गौरव गाथा को पढ़ाया, न प्राचीन भारत के इतिहास के वैज्ञानिक गतिविधियों को पढ़ाया, न शैक्षणिक व्यवस्थाओं को पढ़ाया। हमको बताया गया कि हम सबसे बेवकूफ थे, सांपों का यह देश था, सपेरों का देश था, जादू टोने पर चलता था, और जो कुछ हमको दिया वो वैदेशिक आक्रांताओं ने दिया। बस यही गड़बड़ी हो गई और हम अपने भारतीय इतिहास की गौरव गाथा को भूल गए। वास्तव में हमारा इतिहास पराजितों का इतिहास नहीं रहा है। एक पृथ्वीराज चौहान को पराजित हो जाने से, जयचंद के धोखा देने से, पृथ्वीराज चौहान के पराजित हो जाने से भारतवर्ष पराजितों का इतिहास नहीं रहा है। हमने बहराइच में आक्रमणकारी की 75,000 सेना का प्रतिरोध किया और सबको वापस नहीं जाने दिया। हमारा इतिहास गौरवान्वित है। समूचा राजपूताना गौरव का इतिहास है। हम मीर माता, हम मीर पत्नी का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे रत्न सिंह रावल का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, और उसका वर्णन कहीं पर छोटा सा करके हटा दिया जाता है। सोमदेव का, राजा दाहिर का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है।
ये सब स्थितियां बनी। हम निश्चित रूप से एक उस भारतवर्ष के नागरिक हैं जो सदियों पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है। 1947 का भारत नहीं है, हजारों वर्ष प्राचीन भारत के हम नागरिक हैं। और हमारा भारत आज देश नहीं है। हम कृण्वन्तो विश्वमार्यम और धर्मो रक्षति रक्षितः राष्ट्रेण रक्षितः का हम माला जपते थे। और हम वयम राष्ट्रे जागृयाम का माला पहनते थे। और संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम में विश्वास रखते थे। हमको जातियों में बांट करके इन अंग्रेजों के द्वारा और मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा बददलित करके हमको रखा गया। और इस कारण हमारे गौरवान्वित इतिहास को पढ़ाया नहीं गया। हम पुनः अपनी ओर, अपने प्राचीन की ओर झांक कर देखें। भारतवर्ष वास्तव में, भारतवर्ष के इतिहास का जो इतिहास है वो अति गौरवपूर्ण है, गौरव गाथा का इतिहास है। अस्तु, जय हिंद,